आज हम सॉल्व करवाने वाले हैं 2027 का एक हिंदी का मॉडल पेपर आप लोगों के सामने लेकर के आ गए हैं। और जितने बच्चे 2027 में भाई अपना हिंदी का पेपर देंगे तो आज के इस हिंदी के मॉडल पेपर को पूरा तैयार कर लेना। मैं दावा कर सकता हूं कि इस मॉडल पेपर में जितने भी क्वेश्चंस हैं जब पेपर देने जाओगे एक एक क्वेश्चन फंसेगा मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा। सारे के सारे प्रश्न इसी मॉडल पेपर से पूछे जाएंगे जब पेपर देने जाओगे। आज का मेरा कोड है 822 एचडी कोड का पेपर है। जब आप लोगों को भाई ये वाला पेपर दिया जाए तो आप लोगों को क्या करना है, अपना यहाँ पर अनुक्रमांक और नाम वगैरह सब कुछ लिख देना है। और आज की इस क्लास में मेरा जो नंबर पक्का होने वाला है, सब इस क्लास में 70 नंबर पक्का होने वाला है। आप देखो यहाँ पर क्या करना है, आप लोगों को 3 घंटे 15 मिनट में आप लोगों को अपना हिंदी का पूरा पेपर भाई सॉल्व कर लेना है। 3 घंटे 15 मिनट है ना, 3 घंटे 15 मिनट में पूरा पेपर सॉल्व करना है। अब देखो जब पेपर देने जाना तो सबसे जो पहला काम करना है, पहला काम करना है आप लोगों को कि अपने इस मॉडल पेपर को 15 मिनट तक पढ़ना पड़ेगा। कम से कम भाई 15 मिनट तक पेपर को पढ़ना पड़ेगा। नोट करके दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। फिर हमारा निर्देश दिया है कि अब देखो क्या क्या नोट में दिया गया है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इस मॉडल पेपर के जितने भी क्वेश्चन है सबको करना अनिवार्य है। निर्देश नंबर 2 कहता है यही प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड आ तथा खंड बा में विभक्त रहने वाला है। निर्देश नंबर 3 कहता है खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिनके सही उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट कलम से सही विकल्प वाली गोली को पूर्ण रूप से काला करके चिन्हित कर देना। तो इतना काम आप लोगों को भाई करना है। तो यहाँ से चलिए सीधे हम आप लोगों को प्रश्नों की ओर ले चलते हैं। जब आप लोगों को पेपर ये वाला दिया जाए तो वहाँ पर आप लोग इस तरह के निर्देश पढ़ लेना और सीधे मैं आप लोगों को इसके प्रश्न दिखा देता हूँ कि इस मॉडल पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, ताकि जब आप लोग पेपर देने जाओ तो आप लोग सारे के सारे प्रश्नों का उत्तर लिख दो। सबसे पहले देखो पेपर देने जाओगे, जब आप लोगों को ये वाला पेपर दिया जाएगा तो वहाँ पर सबसे पहले आप लोगों से खंड आप पूछा जाएगा, जिसमें हमारे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। भाई 20 नंबर आप लोगों का पक्का होने वाला पूरा। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, प्रश्न नंबर 1 कहता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास के रचनाकार कौन है। तो भाई सबसे पहला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का इतिहास के रचनाकार कौन है। ये लगा देना मेरे पर बच्चों, पहला ऑप्शन सही कर देना, पहला ऑप्शन ही सही करना। ये ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। 1 नंबर का पेपर में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2 यहाँ पर देखो कहता है कि उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। पेपर में 1 नंबर का आएगा। तो इसके लेखक हो जाएंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी मेरे राइट आंसर हो जाएंगे। कि उसने कहा था इसके लेखक कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। भाई यहाँ पर आप पेपर देने जाना तो प्रश्न नंबर 2 का बी ऑप्शन सही करना है ना। अब देखो आगे प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर देखो क्या होगा कि त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है, ये हमारा 1 नंबर का आएगा। तो इसके लेखक हो जाएंगे जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार जो है ये त्यागपत्र उपन्यास के लेखक हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3, पूरा का पूरा पेपर मेरे पर जो रट लेना है ना, रट लेना पूरा पेपर और चले जाना पेपर देने। प्रश्न नंबर 4 कहते हैं कि शेखर एक जीवनी किसकी रचना है। ये भी हमारा 1 ही नंबर का आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ए ऑप्शन सही करेंगे कि शेखर एक जीवनी अज्ञेय जी की रचना हो जाएगी। इसका ए ऑप्शन सही कर देंगे। प्रश्न नंबर 5 कहता है कि गुनाहों का देवता के रचनाकार कौन है। 1 नंबर का ये भी आ जाएगा कि गुनाहों का देवता के रचनाकार कौन है। और प्रश्न नंबर 5 का हमारे यहाँ पर ए ऑप्शन सही करेंगे, धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती मेरा भाई राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि रीतिकालीन काव्य में किस प्रवृत्ति को महत्व दिया गया है, किस प्रवृत्ति को विशेष महत्व मिला है। तो बता दीजिए। ए ऑप्शन दिया श्रृंगारिकता, बी ऑप्शन दिया वैज्ञानिकता, सी ऑप्शन दिया यथार्थवाद, डी ऑप्शन प्रयोगवाद। लेकिन प्रश्न नंबर 6 का हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, श्रृंगारिकता। तो रीतकालीन काव्य में श्रृंगारिकता को विशेष महत्व मिला है। अब प्रश्न नंबर 7 देख लो क्या कहता है कि भूषण जो है मुख्यतः किस प्रकार के काव्य के लिए प्रसिद्ध हैं। तो भूषण भाई हैं किस प्रकार के काव्य के लिए प्रसिद्ध हैं, ये 1 नंबर का प्रश्न आएगा। प्रश्न नंबर 7 का हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, वीर काव्य के लिए प्रसिद्ध हैं। इसका प्रश्न नंबर 7 का ये ऑप्शन सही करेंगे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 8 कहता है कि आधुनिक काल में प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्ति क्या थी। 1 नंबर का आएगा। और प्रश्न नंबर 8 का हमारा ए ऑप्शन सही करेंगे, सामाजिक यथार्थ एवं जनजीवन। तो इसका प्रश्न नंबर 8 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि यामा जो है किसकी रचना है। प्रश्न नंबर 9 कहता है कि यामा जो है किसकी रचना है। पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो यामा जो है हमारी
महादेवी वर्मा जी की रचना है। यामा जो है महादेवी वर्मा जी की रचना है। आगे देखो इसमें रस पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कहता है कि हंसी के फव्वारे छूट पड़े इस वाक्य में कौन सा रस प्रयुक्त है। कौन सा रस है भाई कि हंसी के फव्वारे छूट पड़े। तो प्रश्न नंबर 10 का हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। करुण रस है इसमें। इसमें हमारा करुण रस मेरा राइट आंसर हो जाएगा भाई। करुण रस मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 11 कहता है करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। एक नंबर का आएगा पेपर में। करुण रस का स्थायी भाव मेरा शोक होता है। शोक को जो है भाई मेरा करुण रस का स्थायी भाव होता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि उसका मुख मानो चंद्रमा हो। इसमें कौन सा अलंकार है। उसका मुख मानो चंद्रमा हो तो भाई इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा। पेपर में एक नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। पूरा पेपर मेरे पर बच्चों रख लो। प्रश्न नंबर 12 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि उसका मुख मानो चंद्रमा के समान है। तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार मेरा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 कहता है कि वह सिंह है। इस वाक्य में कौन सा अलंकार है। वह सिंह है इसमें कौन सा अलंकार है बता दीजिए भाई। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा मेरा यहाँ पर बी ऑप्शन सही करेंगे। इसमें रूपक अलंकार होता है। इसमें कौन सा अलंकार है। इसमें रूपक अलंकार है। आगे देखो प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 यहाँ पर देखो कहता है कि रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। एक नंबर का ये भी आ जाएगा कि रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो भाई प्रश्न नंबर 14 का हमारा सी ऑप्शन सही करेंगे। इसमें 24 मात्राएं होती हैं है ना। तो रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। आगे देखो उपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। प्रश्न नंबर 15 कहता है कि उपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। एक नंबर का भाई क्वेश्चन आ जाएगा। उपकार शब्द में हमारा उपसर्ग लगा है। इसका ये ऑप्शन याद रखेंगे। आगे देखो प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 के बारे में बात करते हैं कि नील कमल में भाई कौन सा समास है। नील कमल में कौन सा समास है। एक नंबर का पेपर में आएगा क्वेश्चन। नील कमल में कौन सा समास है। तो प्रश्न नंबर 16 का सी ऑप्शन सही करेंगे। नील कमल में हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा। नील कमल में कर्मधारय समास हो जाएगा। आगे देखो प्रश्न नंबर 17 कि पंचवटी में कौन सा समास है। पंचवटी में कौन सा समास है। एक नंबर का क्वेश्चन से ये भी आ जाएगा। लेकिन प्रश्न नंबर 17 का हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पंचवटी में हमारा द्विगु समास हो जाएगा। पंचवटी में द्विगु समास हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि अग्नि का तद्भव शब्द कौन सा है। एक नंबर का पेपर में आएगा कि अग्नि का तद्भव शब्द कौन सा है। तो प्रश्न नंबर जो मेरा 18 का ए ऑप्शन सही करेंगे। अग्नि का तद्भव शब्द आग होता है। पूरा पेपर प्यार बच्चों तैयार कर लो है ना। और प्रश्न नंबर 19 कहता है कि जल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो एक नंबर का ये भी आ जाएगा। जल का पर्यायवाची शब्द बता दीजिए कौन सा है। तो प्रश्न नंबर 19 का ए ऑप्शन सही करेंगे। जल का पर्यायवाची शब्द हमारा नीर होता है। नीर जो है मेरा जल का पर्यायवाची शब्द होता है। इसके बाद आगे देखो क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या कहता है कि बालक पठती वाक्य में बालक का परिचय क्या है। तो एक नंबर का आएगा। तो बालक पठती वाक्य में बालक क्या है। तो बालक क्या है बताइए। प्रश्न नंबर 20 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बालक एक संज्ञा है। तो ये हमारे भाई 20 को नंबर पक्के हो गए। यहाँ से हमारे वे 20 नंबर पूरे भैया टोटल पक्के हो गए। 20 नंबर आपके पक्के हो गए। अब यहाँ से देखो आगे बात करते हैं। अब पेपर देने जाओगे। अब यहाँ पर देखो आप लोगों से पूछा जाएगा कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 × 2 = 6 नंबर का गद्यांश भी पूछा जाएगा। इसको पहले पढ़ेंगे कि मैं तो यही समझता हूँ कि यदि हमें अपने समाज और देश में उन सब अन्यायों और अत्याचारों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है जिनके द्वारा आज के सारे संघर्ष उत्पन्न होते हैं, तो हमें अपनी ऐतिहासिक नैतिकता चेतना या संस्कृति के आधार पर ही अपनी आर्थिक व्यवस्था बनानी चाहिए। अर्थात उसके पीछे व्यक्तिगत लाभ और भोग की भावना प्रधान न होकर व्यक्ति त्याग और सामाजिक कल्याण की भावना ही प्रधान होनी चाहिए। हमारे प्रत्येक देशवासी को अपने सारे आर्थिक व्यापार उसी भावना से प्रेरित होकर करने चाहिए। व्यक्तिगत स्वार्थों और स्वत्वों पर जोर न देकर व्यक्तिगत कर्तव्य और सेवा निष्ठा पर जोर देना चाहिए और हमारी कर्तव्य और हमारी प्रत्येक कार्रवाई इसी तराजू पर तोली जानी चाहिए। तो ये हमारा भाई गद्यांश पूछा जाएगा। 6 नंबर का गद्यांश आएगा और इस गद्यांश पर आधारित 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न हमसे पूछा जाएगा कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो भाई संदर्भ यहाँ से लिख देना कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएंगे। आगे देखो बात करते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ से करना। तो रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है कि देश में अन्याय और अत्याचारों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए।
इसी से समाज में संघर्ष उत्पन्न होता है। हमें नैतिकता पर ध्यान देना चाहिए और ऐसी आर्थिक व्यवस्था बनानी चाहिए। इतना सब कुछ करने के बाद फिर हम आगे देखो लिखेंगे, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे कि अब यहाँ से देखो लिखेंगे कि जिसमें मनुष्य के त्याग की भावना सम्मिलित हो। समाज के कल्याण की ओर हमें भी ध्यान देना चाहिए, तभी भारतीय संस्कृति पर आधारित आर्थिक ढांचा निर्मित हो सकेगा। हम जो भी धन अर्जित करें उसके मूल में लोक कल्याण की भावना निहित होनी चाहिए। इतना भाई हमको लिखना है रेखांकित अंश के व्याख्या में। और अब यहाँ से हमारा तीसरा क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाता है। तीसरा प्रश्न हमारे यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ से कि हमें अपनी आर्थिक व्यापार किस भावना से प्रेरित करना चाहिए। तो इसका उत्तर यहाँ से लिखेंगे, हमें अपनी ऐतिहासिक भावना, नैतिक चेतना या सांस्कृतिक आधार पर अपनी आर्थिक व्यवस्था बनानी चाहिए। और दूसरा प्रश्न कहता है कि अन्यायों एवं अत्याचारों को रोकने का उपाय क्या है। तो अन्यायों और अत्याचारों को रोकने का प्रमुख उपाय यह है कि हमारे अंदर व्यक्तिगत लाभ और भोग की भावना प्रधान न होकर त्याग और सामाजिक कल्याण की भावना प्रमुख होनी चाहिए। तो ये हमारा भाई, ये हमारा गद्यांश कंप्लीट हुआ। 6 नंबर आपके कंप्लीट हो गए, है ना। 20, 6, 26 नंबर आपके कंप्लीट हो गए। अब एक अथवा करके पूछा जाएगा। अथवा करके पूछा जाएगा कि हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी का भीख ना मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके। यह असंभव है, फेर दीजिए मैं काँप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। यह अथवा करके पूछा जाएगा। आप लोग भाई इसका भी उत्तर लिख सकते हो, है ना। अब चलो मैं आगे ले चलता हूँ आप लोगों को। यहाँ से फिर एक पद्यांश पूछा जाएगा। पेपर में 6 नंबर का पद्यांश आएगा, आपके पेपर में 6 नंबर का पद्यांश आएगा कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो इसको पढ़ेंगे। किलकत कान कुटुरबनी आवत, मणि में कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़बे धावत, कभू निररखी छरी हरी, आप छाको करी सौ पकड़न चाहत, किलकई हसत राजग द्वैततियाँ पुनि पुनि तिह अवगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक रजती, करी करी प्रतिपद प्रतिमानी वसुधा, कमल बैठकी सजती, बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, आचरा तरलय ढाकी, सूर के प्रभु को दूध पियावती। अब ये हमारा देखो, इस पर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 प्रश्न पूछे जाएंगे यानी कि 6 नंबर का हमसे पूछा जाएगा। सबसे पहला मेरा प्रश्न पूछा गया है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ यहाँ से लिख देना, प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा रचित सूर सागर से लिया गया है। और यहाँ से रेखांकित अंश की व्याख्या कर देना कि ये भी हमारा 2 नंबर का ये आएगा, 2 नंबर का, 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये, कि श्री कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि नंद द्वारा बनवाए गए मणियों से युक्त आंगन में श्री कृष्ण अपनी परछाई को देखकर उसे पकड़ने के लिए दौड़ने लगते हैं। कभी तो अपनी परछाई देखकर हंसने लगते हैं और कभी उसे हाथ से पकड़ना चाहते हैं। जब श्री कृष्ण किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके आगे के 2 दांत बार बार दिखाई देते हैं जो अत्यंत सुंदर लगते हैं। ऐसा आप लोगों को रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तीसरा प्रश्न हमारा ये पूछा गया कि उपयुक्त गद्यांश में किसकी बाल क्रीड़ाओं का कवि ने वर्णन किया है। तो लिख देना भाई उत्तर डाल के कि उपयुक्त पद्यांश में श्री कृष्ण जी की बाल क्रीड़ाओं का वर्णन किया गया है। इतना सब कुछ करने के बाद फिर मैं आगे बात करता हूँ। तो यहाँ से फिर एक अथवा करके पूछा जाएगा। अथवा में आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं भाई। अथवा वाला देख लो। अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है, प्रत्यक्ष दिवाकर घूम घूम कर देख चुका है, जिनके निर्मल कीर्ति निशाकर देख चुके हैं, जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण अगणिता बार सुन चुका है। इसको भी आप लोग सॉल्व कर लेना, है ना। मैंने ऊपर वाला सॉल्व करा दिया है। अब यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ आप लोगों का। अब पेपर देने जाओगे भाई, संस्कृत का गद्यांश पूछा जाएगा। संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करने के लिए कहा जाएगा। तो चलिए भाई हिंदी में अनुवाद करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पहले इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, महात्मा बुद्ध तीर्थंकरा पार्श्वनाथ शंकराचार्य हो गए, कबीर हो गए, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य चय बहव महात्मान अत्रागत श्रेयान विचारयान प्रसारयान ना केवलम दर्शने साहित्य धर्मे अपितु कला क्षेत्रे भी इयम नगरी विविधानाम कलामानाम। अब इसको पढ़ेंगे। शिल्पनाच कृते लोके विस्तृता अत्रात्या कौशे साटिका देशे देशे सर्वत्र और स्पृहन्ते। इसको भाई पूरा पढ़ने के बाद अब क्या करना आप लोगों को, सबसे पहले संदर्भ लिखना पड़ेगा। संदर्भ यहाँ से लिखेंगे, 5 नंबर का आएगा ये वाला संदर्भ। यहाँ से हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। और इसके बाद फिर इसका यहाँ से हिंदी में अनुवाद कर देना। हिंदी में यहाँ से अनुवाद करना है। देखो हिंदी में यहाँ से अनुवाद करना कि यह नगरी अनेक धर्मों के मिलन का स्थान है। महात्मा बुद्ध तीर्थंकर
पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास तथा अन्य महात्माओं ने यहाँ पर आकर अपने विचारों को फैलाया था। केवल दर्शन, साहित्य और धर्म में ही नहीं बल्कि कला क्षेत्र में भी यह नगरी अनेक कलाओं और शिल्पों के लिए लोक में प्रसिद्ध है। भाई लोक में कलाओं में प्रसिद्ध है नगरी। यहाँ की बनी हुई रेशमी साड़ियाँ देश विदेश में सब जगह पसंद की जाती हैं। यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। यहाँ यह अपनी प्राचीन परंपराओं का अब भी पालन करती है। कवियों ने इसका वर्णन अपनी कविताओं में किया है। जहाँ मरना भी कल्याणकारी है, जहाँ भस्म भी आभूषण है, जहाँ कॉपिन भी रेशमी होती हैं, उस काशी को किसी से मापा जा सकता है, अर्थात किसी से तुलना की जा सकती है। फिर एक अथवा करके दिया गया है कि अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, मानव जीवन संस्कृतम यथा ऐसा यथा समय नवा नवा विचारधारा में स्वीकरोति, नवा शक्ति चा प्राप्नोति, अत्र दुरागरे नास्ति यत् युक्ति युक्तम कल्याणकारी चा तदत् सैरसम ग्रहितम भवति, है ना। तो इसको भी भाई सॉल्व कर लेना, अथवा वाला देख लेना इसके। और फिर मैं सीधा आप लोगों को ले चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो एक संस्कृत का पद्यांश पूछा जाएगा। संस्कृत का पद्यांश आएगा 5 नंबर का। यहाँ पर लिखा कि हतो व प्राप्त से स्वर्ग जित्वा वो भोज से महिम निराश निर्ममो भूतवा युद्ध विगत ज्वारा। यहाँ पर संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड में संकलित वीर वीरेण पूज्यते नामक पाठ से लिया गया है। और इसके बाद अगर मांगे बात करें तो यहाँ पर इसका हिंदी में अनुवाद यहाँ से कर देना। यहाँ से इसका हिंदी में अनुवाद लिख देना कि यदि तुम युद्ध में मारे गए तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और जीत गए तो पृथ्वी के राज्य को भोगोगे, अथा तुम इच्छा रहित, ममता रहित तो दुख रहित होकर युद्ध करो। अथवा करके पूछा गया सर्वभवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं वा भवेत्। फिर एक पेपर देने जाओगे, खंड काव्य आएगा 3 नंबर का। भाई खंड काव्य पूछा जाएगा, 3 नंबर का एक खंड काव्य भी पूछा जाएगा। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये देखो हमारे सारे के सारे खंड काव्य हैं, तो इन खंड काव्यों को भी याद कर लेना। अब सीधे मैं ले चलता हूँ आप लोगों को जीवन परिचय की ओर। पेपर में एक 5 नंबर का, पेपर में 5 नंबर का जीवन परिचय भी आएगा कि दिए गए लेखक में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कर दीजिए। जैसे रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय लिख करके समझा देता हूँ। तो चलिए भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय नोट कर लीजिए। सबसे पहले डालेंगे जन्म। इनका जन्म देखो 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। जन्म स्थान देख लो, बिहार राज्य के सारण जिले में इनका जन्म हुआ था। शिक्षा इन्होंने MA और ML तक इन्होंने पढ़ाई की थी। तो इसके बाद आगे देखो यहाँ पर लिखेंगे मृत्यु। इनकी मृत्यु देख लो कि 28 फरवरी 1963 को इनकी मृत्यु होती है। रचनाएं देख लो, भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, शिक्षा और संस्कृति, मेरी आत्मकथा। फिर जीवन परिचय यहाँ पर लिखेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म बिहार राज्य के सारण जिले के जीरादेई नामक ग्राम में 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने एंट्रेंस और MA तक की फारसी पढ़ी थी। कोलकाता विश्वविद्यालय से इन्होंने MA और ML की परीक्षा उत्तीर्ण की। मेधावी छात्र होने के कारण दोनों परीक्षाओं में इन्होंने प्रथम स्थान भी प्राप्त किया था। मुजफ्फरपुर में कुछ दिन तक एक कॉलेज में अध्यापन करने के पश्चात इन्होंने 1920 ईस्वी में तक कोलकाता तथा पटना हाईकोर्ट में वकालत की। बाद में महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होने के कारण 1920 ईस्वी में इन्होंने वकालत भी छोड़ दी। और इसके बाद फिर भाई यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे कि वकालत छोड़ दी। इसके बाद देखो बाद मतलब कि इन्होंने देखो 1920 ईस्वी तक कोलकाता तथा पटना हाईकोर्ट में वकालत की। बाद में महात्मा गांधी जी के विचारों से प्रभावित होने के कारण 1920 ईस्वी में वकालत छोड़कर देश सेवा में लग गए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति का गौरव प्राप्त कर 28 फरवरी 1963 को इनके परलोकवासी हो गए। रचनाएं देख लो, खादी का अर्थशास्त्र, मेरी यूरोप यात्रा। इसके बाद यहाँ पर देखो पेपर देने जाओगे, कवि का जीवन परिचय भी पूछा जाएगा। तो कवि का जीवन परिचय जो है 5 नंबर का कवि का जीवन परिचय भी आता है कि दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए। सूरदास, महादेवी वर्मा, तुलसीदास। तो इसमें से हम आप लोगों को यहाँ पर दिया है तुलसीदास जी का जीवन परिचय लिख करके बता देते हैं। तो तुलसीदास जी का जीवन परिचय यहाँ से लिखेंगे। इनका जन्म हुआ था सन 1532 में। जन्म स्थान देख लो, राजापुर, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम तुलसी था और पिता का नाम आत्माराम द्विवेदी। गुरु इनके नरहरिदास थे। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। रचनाएं देख लो, रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, ये सब इनकी रचनाएं हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप लोगों को तुलसीदास जी का जीवन परिचय लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर डालेंगे हेडिंग जीवन परिचय।
कि तुलसीदास जी का जन्म चित्रकूट जिले के राजापुर नामक गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम तुलसी था। अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इनको त्याग दिया था। स्वामी नरहरिदास ने इनका पालन पोषण किया था। काशी के शेष सनातन नामक विद्वान ने इन्हें वेद पुराणों आदि ग्रंथों का ज्ञान भी कराया था। इनका विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था। इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में बीता। इनकी मृत्यु काशी के 80 घाट पर सन 1623 ईस्वी में हो जाती है। और नीचे रचनाएं लिख देना, रामचरितमानस, दोहावली, विनय पत्रिका। इतना सब कुछ करने के बाद फिर आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि एक आप लोगों को एक श्लोक याद कर लेना है। श्लोक याद कर लेना, 2 नंबर का श्लोक आएगा। और शहर के सफाई पर पत्र लेखन भी याद कर लेना, 4 नंबर का पत्र लेखन आता है। और इसके बाद यहाँ पर ये हमारे संस्कृत के प्रश्न उत्तर हैं। संस्कृत के प्रश्न उत्तर के बाद फिर क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोगों को एक निबंध याद कर लेना। निबंध आप लोगों का 7 नंबर का निबंध भी पूछा जाएगा। जैसे हमारा दिया पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं निवारण, दूसरा प्रश्न दिया विज्ञान अभिशाप विवर्धन, तीसरा प्रश्न दिया वृक्षारोपण का महत्व, चौथा प्रश्न दिया जनसंख्या वृद्धि। तो आप लोगों को इतना भाई पूरा तैयार कर लेना है। यहाँ से हम आपका मॉडल पेपर आपका पूरा कंप्लीट होता है। और आज की इस क्लास को मैं इतना ही रखता हूँ।